हेलो बच्चों, आज हो जाओगे तुम सब लोग मलंग, क्योंकि पढ़ने वाले हैं संबंध और फलन। तो बच्चे आज की क्लास होने वाली है पूरी ऑब्जेक्टिव बेस्ड, और आपके बिहार बोर्ड के अंदर आपको पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन, यार मैक्सिमम क्या बोलूं, 50 नंबर का सीधा सीधा आपका ऑब्जेक्टिव ही आता है। अब पहले चैप्टर के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आए हैं और क्या क्या बन सकते हैं इस साल नया एनसीईआरटी सिलेबस आने के बाद, यानी कि जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर लेके आया हूं कुछ एमसीक्यूज जो कि आपके बच्चे प्रीवियस ईयर यानी कि पूर्व वर्षों में पूछे गए हैं। साथ ही साथ जो आज इस वर्ष भी पूछा गया था बच्चे, वो भी यहां पर है। साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड है, जो पूछा जा सकता है, हर लेवल को टच करने वाले हैं। सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। क्लियर है भाई? लाइक कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बढ़ जाते हैं सेशन में। स्टार्टिंग है सबसे पहले क्वेश्चन की। इसी साल पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भाई मेरे को ए से बी तक, ठीक है, जो आपका फलन जो परिभाषित है वो ए से बी तक परिभाषित है, और बोला जा रहा है कि कुल फलनों की संख्या बताओ। तो यहां पर ए एक समुच्चय है, बी एक समुच्चय है, और ए से बी में फलनों की कुल संख्या बतानी है। अब यहां पर आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि ए के अंदर मान लेते हैं कि m अवयव हैं। कितने अवयव हैं बच्चे? मान लेते हैं m अवयव हैं। ठीक है, कितने अवयव हैं भाई? m अवयव। चलो भाई यहां लिख देते हैं अवयव। ठीक है ना, m अवयव हैं। और उसी तरह अगर मैं b की बात करता हूं तो इसके अंदर मान लेते हैं कि n अवयव हैं। ठीक है, कितने अवयव हैं भाई? n अवयव हैं। यहां पर m अवयव हैं और यहां पर कितने अवयव हैं? यहां पर n अवयव हैं। अगर हमें इतनी बात पता है तो अब देखो, अब समझो ध्यान से। यहां पर अगर मैं देखता हूं तो कितने हैं भाई? 2। m का मान कितना हो गया? 2। यहां पर बात करता हूं तो n का मान कितना हो गया? 3। फलनों की कुल संख्या पूछ रहा है, फलनों की संख्या, फलनों की संख्या। अब एक बात हमेशा याद रखना फलनों की संख्या की तरफ, कि अगर a से b तक परिभाषित है, ठीक है, a से b तक परिभाषित है, जो पहले लिखा हुआ है और जो बाद में लिखा हुआ है, इसके ऊपर भाई इंपॉर्टेंट ध्यान देना। तो जो से के बाद में लिखा है ना, उसके अवयवों को पहले लिखेंगे, यानी कि n को पहले लिखेंगे। कुल कितने अवयव हैं? n अवयव हैं। और उसकी घात चढ़ा देंगे जो इसके पहले वाला अवयव है, यानी कि a का, यानी कि a का अवयव कौन सा बच्चे? m। तो ये घात चढ़ा देंगे m। खत्म। इतनी सी कहानी आपको करनी है। बात समझ में आ गई? फलनों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो जो बाद वाला है, से के बाद वाला, उसके अवयवों की संख्याएं लिखेंगे, और उसके जो पहले वाला है, से के पहले वाला है, उसकी घात चढ़ा देंगे। यानी a से b बोल रहा है तो यहां पर कितने हैं भाई? यहां पर है मेरे पास 3। ठीक है, 3 अवयव हैं तो 3 लिख दिया। और इसके पहले a में कितने अवयव हैं? तो 2 अवयव हैं, तो ये मैंने 2 लिख दिया। आंसर हो जाएगा कितना मेरा? 3 की घात 2 9। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर। तो आई होप कि बच्चे बात समझ में आ गई होगी आपको। इसका आंसर बड़ा ही आसान है कि नहीं? जो पहले वाला है वो घात में आएगा, जो बाद वाला में है वो नीचे आधार में आएगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ जाते हैं। यहां भी बोला जा रहा है देखो कि यदि a से, यहां पे a बराबर a कॉमा b है और b बराबर क्या है आपके पास? 1 2 3। तो a से b में एकैकी फलनों की कुल संख्या। अब एकैकी फलनों की कुल संख्या के बारे में जरा यहां पर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, एकैकी फलनों की संख्या के बारे में बात कर रहा हूं मैं। एकैकी फलनों की संख्या, ठीक है, इसको ध्यान से समझना क्यों है, क्योंकि यहां पे 2 पार्ट निकल के आते हैं आपके पास। अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर कुल कितने अवयव हैं? m अवयव हैं। और इसके अंदर कुल कितने अवयव हैं? n अवयव हैं। और a से b तक परिभाषित है। फलन जो है मेरा वो a से b की तरफ परिभाषित है, इसको बोलते हैं a से b में परिभाषित है। ठीक है, फलन। तो यहां पर एकैकी फलनों की संख्या क्या होगी? तो इसकी जो संख्या होगी वो होगी npm, यानी कि जो पहले जो बाद में लिखा हुआ है, जो बाद वाला है बच्चे, वो यहां पर आएगा ऊपर, और जो पहले वाला है वो कहां आएगा? नीचे आएगा। और ये कब होगा बच्चे? ये कब होगा? जब n जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा m के। यानी कि ये n जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर n इससे कम हो गया, यानी कि n छोटा हो गया m से, समझ रहे हो, जो बाद वाला है वो इससे छोटा हो गया, मतलब इसकी जो अवयव है बच्चे, कुल अवयवों की संख्याओं की बात चल रही है यहां पर। तो अवयवों की संख्याएं अगर इसके अंदर मान लेते हैं कि भाई, इसके अंदर मान लेते हैं कि इसके अंदर 2 हैं और इसके अंदर 3 है, समझ रहे हो ना, मतलब कि ये a है, ये b है, और ये a से b तक परिभाषित है मेरा। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं बात करता हूं, यहां पे अगर मैं ज्वाइन करता हूं बच्चे, तो देखो ये इसके साथ ज्वाइन हुआ, ये इसके साथ ज्वाइन हुआ, और अगर ये फलन है तो फलन के लिए मेरे को इसको भी कहीं ना कहीं तो ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ। अब ये एक ही नहीं रहा, ये एक ही रहा ही नहीं।
तो इसलिए बोला जाता है कि या तो ये बराबर हो और या तो ये क्या हो, बी वाला मेरा बड़ा हो। इसके अंदर ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, इसके अंदर ज्यादा अवयव होने चाहिए, एन बड़ा होना चाहिए एम के। सिंपल सी बात इतनी सी है। क्लियर है कि नहीं? और अगर ये एन बड़ा हो जाता है तो जीरो, एक भी इकाई की संख्या यहाँ पर नहीं बन पाएगी, एक भी इकाई की फलन यहाँ पर नहीं बन पाएगा। क्लियरिटी है? पक्का? श्योर हो? चलो भाई, तो मुझे बताओ कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बचुआ। तो भाई यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो दो अवयव हैं और यहाँ पर है बच्चे तीन, तो इकाई की फलनों की संख्या हो जाएगी 3 p/2। अब मुझे बता दे तू कि इसको खोलते कैसे बच्चे, np2 को क्या बोलते हैं 3p2 को कैसे खोलेंगे, तो 3 को 2 बार उल्टा करके लिखो, मतलब उल्टी गिनती में लिखो। तो 3 को 2 बार उल्टी गिनती में लिखेंगे तो 3 गुणे 2 ऐसे। अगर 3p3 होता तो 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब 3 एलिमेंट में उल्टी गिनती गिनते, 3 से उल्टी गिनती लिखो। कितनी बार गिनती उल्टी गिननी है? जितना नीचे लिखा हुआ है, सिंपल। तो भाई 3p2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है कि ये देखो, ये आपका अगेन यहाँ पर ए बी नहीं देके रखा, बस डायरेक्ट फलन दे दिया हुआ है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये एम है, एम में कितने हैं बच्चे यहाँ पर 3 है बच्चे अवयव, और 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने अवयव हैं कुल, एन में 5 अवयव हैं। चलो ठीक है, इसमें बताना है कि ए से बी में भिन्न संबंधों की कुल संख्याएं बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर संबंधों की कुल संख्याएं बतानी है, और संबंधों की जो संख्या होती है बच्चे, संबंधों की संख्या, अगर आपने मेरा एनसीईआरटी वाले लेक्चर्स देखें जो यूपी बोर्ड में मैं एनसीईआरटी ही करवा रहा हूं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने डिटेल में पूरी एनसीईआरटी एक्सप्लेन की हुई है। तो वहां पर मैंने बताया कि भाई संबंधों की अगर संख्या की बात करते हैं हम, तो ये और कुछ नहीं होता, ये a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की संख्या होती है। ठीक है, जो कि और कुछ नहीं होता, 2 की घात m गुणा n होता है, सिंपल। ठीक है, 2 की घात क्या होती है बच्चे, m गुणा n। इन दोनों के गुणनफल को 2 की घात पे चढ़ा दो, यही हमारा संबंधों के कुल फलन की संख्या आ जाएगी बच्चे, या संबंधों की संख्या आ जाएगी कुल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3 गुणे 5 यानी कि 2 की घात 15 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, 2 की घात 15 क्या हो जाएगा बच्चे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। बात समझ में आ रही है क्या, क्लैरिटी आ रही है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यार, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट करवाया था आपको, ठीक है ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा है। तो मुझे ट्राई करके बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, और ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे मैंने करवाया था, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, उत्तर क्या होगा बच्चे, एन, अगर ये m है और ये n है तो n की घात m कुल फलनों की संख्या होगी। ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि सही ऑप्शन क्या है इसका। आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो इनवर्स यानी प्रतिलोम फलन इस बार आपके चैप्टर में नहीं है, बट हो सकता है कि रिपीट क्वेश्चन में एक सिंपल सी कंडीशन आ जाए। ठीक है, और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई फलन r से r तक परिभाषित है तो इसका प्रतिलोम कब निकलेगा, जब फलन एकैकी और अच्छादक दोनों होगा। ये ध्यान रखना है बस आपको। यही एक प्रतिलोम त्रिकोण प्रतिलोम जो है बच्चे आपका फलन का, वो निकालने की टेक्निक है। टेक्निक क्या है? टेक्निक यही कि फलन जो है वो एकैकी और अच्छादक होना चाहिए, जो भी हमको अंतराल दिया हुआ है उसके अंदर। तो यहाँ तो अंतराल दिया ही नहीं, यहाँ पर अंतराल r से r है, तो r से r के लिए एकैकी और अच्छादक होना चाहिए, सिंपल है ना। अब ये डेफिनेशन देके रखिए, ये अपने आप में क्या है, एक परिभाषा है। ठीक है, जहां पर यदि fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 है, सभी x1 और x2 जो कि a को बिलोंग करते हैं, प्रांत को बिलोंग करते हैं, प्रांत में आपका ये वास करते हैं। ठीक है ना, निवास करते हैं। कैसा फलन होगा जहां की एन ए नॉट इक्वल टू 1 है, यानी कि a की जो संख्या रहेंगी वो 1 के बराबर नहीं है। तो बच्चे ये पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, किस प्रकार के फलन की है, एकैकी यानी कि 1-1 जो फंक्शन है बच्चे उसके लिए। बात समझ में आ रही है क्या? जो 1-1 फलन है यानी कि एकैकी फलन है, उसी की ये परिभाषा आपको देके रखिए। तो कैसा फलन होगा, ये एकैकी फलन होगा। सिंपल सी कहानी है, समझ में आ रही है बच्चे? क्लैरिटी पक्का? आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब ये भी एक परिभाषा देके रखी हुई है। ठीक है, ये भी एक परिभाषा देके रखी हुई है। बताओ भाई कौन सी परिभाषा होगी? ये ब्लू पेन ले लेते हैं आपके लिए। क्या बोला जा रहा है? यदि किसी समुच्चय A में एक संबंध R इस प्रकार हो कि x, y R में है, y, z R में है, तो x, z भी R में होगा। ऐसा कौन सा संबंध है भाई कि x, y R में है, y, z R में है, तो x, z भी R में होगा। ठीक है, x, z भी क्या होगा बच्चे? R के अंदर होगा।
एक्स जेड भी आर में होगा। ऐसा कौन सा संबंध है? तो ये संबंध कहलाता है संक्रामक, कि भाई एक्स ने वाई को संक्रमित किया, वाई ने जेड को संक्रमित किया, तो एक्स ने जेड को संक्रमित किया क्या? हाँ, तो एक्स के कारण ही जेड संक्रमित हुआ। कुछ इस प्रकार से आप जो है सोच के यहाँ पे लिख सकते हो। तो ट्रांजिटिव यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब ये भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है यार, ये थोड़ा सा एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, चलो तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। तुल्यता संबंध क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध क्या होते हैं बच्चे? ये होता है आपका कि अगर आपका जो वैल्यू जो आपको दे के रखा हुआ है, जो संबंध दे के रखा हुआ है, वो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, ठीक है, और संक्रामक भी है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका क्या मतलब हुआ कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये तीनों चीजें हैं अगर, तो बचवा क्या होगा उत्तर? तो उत्तर ये होगा कि वह तुल्यता संबंध कहलाएगा। अगर ये तीनों के तीनों को वो फॉलो करता है तो तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो यहाँ पर एक और चीज बोली जा रही है कि एक हमको सेट देके रखा हुआ है, समुच्चय देके रखा हुआ है। तो एक यदि x बराबर ये है तो 1,2 और 2,1 को शामिल करते हुए तुल्यता संबंध हमें बताना है। तो 1,2 और 2,1 को तो शामिल करना ही करना है। तो चलो सबसे पहले तो हम यही कर लेते हैं। सबसे पहला रिलेशन निकालते हैं हम, जिसमें हमने तुल्यता संबंध बनाने के लिए क्या करना होगा। 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 तो चाहिए ही चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है ना, 1 1 2 2 3 3 तो चाहिए ही चाहिए मुझे यहाँ पर, क्योंकि तभी तो स्वतुल्य बनेगा। ये तो चाहिए ही चाहिए। अब इसके अलावा ये दोनों और होने चाहिए, 1,2 और 2,1 होना चाहिए। अब मुझे इतना बता दो यार कि अगर मैं सिर्फ इतना ही ले लूं तो क्या ये एक तुल्यता संबंध होगा? देख लेते हैं। 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3 है मेरे पास, मतलब ये स्वतुल्य है। चलो बहुत बढ़िया। 1,2 है, 2,1 है, मतलब सम्मित भी हो गया। 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 भी चाहिए। 1,1 है क्या? हाँ, 1,1 भी है, मतलब ये हो गया बच्चे एक इक्विवेलेंस रिलेशन या आपका तुल्यता संबंध। तो बिल्कुल सही, एक तुल्यता संबंध बन रहा है। दूसरा एक और बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1,1 तो होगा ही होगा, 2,2 भी होगा और 3,3 भी होगा। फिर 1,2 तो हमें रखना ही रखना है, 2,1 भी रखना ही रखना है। अब हम एक और रखने की कोशिश करते हैं। हम रखने की कोशिश करते हैं 2,3 और 3,2 को। जैसे ही हम सिर्फ इतना रखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो देखो क्या होता है, ठीक है, थोड़ा देखो क्या होता है। तो यहाँ पर हमने 1,2, अब यहाँ पे ये 3 है तो स्वतुल्य हो गया। 1,2 2,1 है, 2,3 3,2 है, तो सम्मित भी हो गया। बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे कि भाई ये आपका वो हो रहा है कि नहीं। जैसे कि 3,2 2,3 बन रहा है, तो 3,3 है, हाँ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप इन दोनों को देखिए, सिर्फ इन दोनों को देखिए, 1,2 और 2,3, तो 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी होना चाहिए, लेकिन 1,3 तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, ये संक्रामक बन ही नहीं पाएगा, और संक्रामक नहीं होगा तो तुल्यता भी नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए मेरे को यहाँ पर 1,3 भी चाहिए, और अगर 1,3 चाहिए तो 3,1 भी रखना पड़ेगा, नहीं तो सम्मित नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने सारे के सारे अवयव रख दिए हैं। इसका मतलब ये आपका सेकंड पार्ट बनेगा जो तुल्यता संबंध होगा। ये बिल्कुल तुल्यता संबंध है, आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है ये तुल्यता संबंध। तो कितने तुल्यता संबंध बन सकते हैं बच्चे? 2 तुल्यता संबंध बन सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बन सकते हैं? 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार ध्यान से देखिएगा। और बच्चे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो भी यहाँ लिखवा रहा हूँ मैं आपको, उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे के रखा हुआ है। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने धनधनाता हुआ, एकदम प्यारा सा, सिंपल सा, सिर्फ आप ही के लिए है ना, एकदम गरम गरम तवे से निकाला हुआ। ठीक है, बताओ क्या होगा आंसर इसका तुरंत से भाई। हाँ, पहचान लिए? बढ़िया। तो भाई 1 2 3 का एक समुच्चय है जिसमें संबंध 3,4 4,3 दे के रखा हुआ है। तो ये क्या है? तुल्यता तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एक तो 4 कहाँ से आ गया, मेरे को तो ये समझ नहीं आया। पहले तो इसको सही करना पड़ेगा यार अपन को। ठीक है, 4 तो यहाँ पे तब आएगा जब यहाँ पे 1 2 3 4 का समुच्चय होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे 1 2 3 4 का समुच्चय होना चाहिए। ठीक है, पहली तो आपके दिमाग में ये घंटी बजनी चाहिए कि अगर समुच्चय 1 2 3 4 का है, सिर्फ तभी यहाँ पर 3,4 और 4,3 आ सकता है, क्योंकि रिलेशन के अंदर जो वैल्यूज आती हैं वो यहाँ से, जो समुच्चय होता है ना, यहीं से ही निकाली जाती हैं। ठीक
ठीक है, तो पहली दिमाग के अंदर घंटी बजी कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी वो यहीं से निकाली जाएंगी। अब 3,4 है और 4,3 है, ठीक है, तो भाई यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 तो है ही नहीं, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता। फिर 3,4 है, 4,3 है, 3,3 है ही नहीं, है ना, देखो 3,4 है, 4,3 है, तो 3,3 भी होना चाहिए, तो संक्रामक भी नहीं है, ये दोनों नहीं है तो तुल्यता भी नहीं होगा, तो केवल सम्मित होगा। आपको दिख ही रहा होगा 3 4 4 3 सम्मित है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से कम, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आप जानते हैं ना, वास्तविक संख्या यानी कि आर, रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स की बात चल रही है बच्चे, यहाँ पर रियल नंबर के सेट की बात कर रही है, से कम, लेस देन की बात चल रही है। लेस देन कैसा रिलेशन है, ठीक है, लेस देन मतलब ये, यानी कि ये ए बी से कम है, पहला वाला दूसरे वाले से कम है, ए लेस देन बी, ग्रेटर देन बोलता तो ए ग्रेटर देन बी आता, तो ये इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं ए आर बी, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन दे के रखा हुआ है वो दे के रखा हुआ है ए लेस देन बी का, ठीक है, ये आपको दे के रखा हुआ है। तो हमें चेक करना है कि ये क्या है, केवल स्वतुल्य, केवल सम्मित, केवल संक्रामक या तुल्यता संबंध है। तो एक एक करके हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्वतुल्य की बात करेंगे। स्वतुल्य की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो से कम, से कम मतलब क्या कि ए से कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई ए जो है वो आर में नहीं है। क्लियर है कि नहीं? ए से कम नहीं हो सकता ना, कोई खुद से कम नहीं हो सकता, रिलेशन तो यही है। तो ये ए से कम नहीं हो सकता, तो स्वतुल्य तो नहीं है, तो केवल स्वतुल्य नहीं। अगर स्वतुल्य नहीं है तो तुल्यता भी नहीं होगा, क्योंकि तुल्यता के लिए सब कुछ सही होना चाहिए। अब हमारे पास दो चीजें बची, तो दो चीजें में से दूसरी चीज क्या है? सम्मित होना। तो भाई सम्मित देख लेते हैं कि भाई अगर मेरे पास ये है रियल नंबर्स हैं, ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं से कम बोल रहे हैं ना, तो एक मान लेते हैं 2 से कम है, तो ये होता है ए कॉमा भी आर में है। और अगर मेरे को सम्मित बनाना है तो बी कॉमा ए, यानी इसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, यानी कि सेम संबंध इसका उल्टा भी देना चाहिए। और इसका उल्टा क्या होगा भाई, कौन बताएगा मेरे को? इसका उल्टा होगा कि 2 1 से छोटा है। क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, तो ये रिलेशन भी संभव नहीं है, मतलब सम्मित भी नहीं है। तो भाई ना ये स्वतुल्य है ना ये सम्मित है, तो सिंपल सी बात है, एक ही ऑप्शन बनता है संक्रामक का। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, चलिए दिखा देता हूं यहाँ पर। तो यहीं पे ऐसे ही बता देता हूं मैं कि मान लेते हैं 1 2 से कम है, 2 3 से कम है, तो क्या 1 भी 3 से कम होगा? हाँ बिल्कुल होगा, 1 3 से कम, इसका मतलब कि ये संक्रामक को बिलोंग करता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ए कॉमा बी है आर में, यहाँ से देखोगे तो बी कॉमा सी भी आर में है, यानी कि अगर ये दोनों रिलेशन है तो ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, यानी कि ए और ए जो है वो सी से छोटा होना चाहिए, ए सी से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमको इतना सारा करने की जरूरत ही नहीं थी, हमने तो इतना में ही पहचान लिया भाई, सिंपल सा, ए से छोटा नहीं हो सकता। अगर 1 2 से छोटा है तो 2 1 से छोटा नहीं हो सकता, और 1 2 से छोटा है, 2 1 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 भी 3 से छोटा होगा, तो संक्रामक इसका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं यार? क्लैरिटी आ रही है ना? चलो, इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मैंने, तो उसको जरूर देखिएगा वीडियोस को। मान लीजिए कि एक समुच्चय n है, n मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4, यानी कॉल काउंटिंग नंबर्स, गणना वाले संबंध यार, गणना वाले क्वेश्चंस। चलो हम आपको थोड़ा सा अंग्रेजी में पढ़ाता है। सो आर बराबर एक संबंध है बच्चे, जहां पर ए कॉमा बी, ए बराबर बी माइनस 2 दे के रखा है। इसका क्या मतलब होता है? ए बराबर बी माइनस 2 का मतलब कि ए बी से 2 कम है। ए बी से 2 कम है का मतलब ए और बी में 2 का अंतर है। समझ पाए बच्चा? हाँ, तो जरा देखो, ये रहा ए कॉमा बी के रूप में लिखा हुआ, इनमें कितने का अंतर है? 1 का, इधर पे 2 का, इधर पे भी 2 का, और इधर पे बचा 3 का अंतर, है कि नहीं? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला वाला और आखिरी वाला तो रहा ही नहीं, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, बचा बी और सी। अब बी जो होना चाहिए ए कॉमा बी में, यानी कि जो दूसरा वाला होना चाहिए, जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, वह 6 से बड़ा होना चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि ये नंबर 6 से बड़ा नहीं है, केवल एक ही नंबर है ऐसा 6,8, 6,8, जो इस कंडीशन को बच्चे संतुष्ट करता है, इस शर्त को संतुष्ट करता है, और इस प्रकार से यही मेरा आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन यार बड़ा ही शानदार सा है, जरा देख लेते हैं इसको। मान ले कि r बराबर 1,1 1,2 भाई 4,4 3,3 1,3 3,2 2,2 ये सब दे के रखा हुआ है यार, ठीक है। रिलेशन में सब कुछ दे के रखा हुआ, कोई टेंशन ही नहीं है। द्वारा समुच्चय, एक समुच्चय है ये, है ना, ये समुच्चय दे के रखा हुआ है। तो कौन सा संबंध सही होगा, हमें वही स्वतुल्य, सममित और संक्रामक बताना है, यानी कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतुल्य होने की। क्या ये स्वतुल्य है? तो स्वतुल्य होने के लिए अगर 1 2 3 4 समुच्चय में है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये होना चाहिए। देख लेते हैं भाई, 1 1 2 2 3 3 4 4 मतलब स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य नहीं है। अरे ये तो गलत बात हो गई भाई, ऑप्शन नंबर सी तो गड़बड़ हो गया, है ना। अब ए बी डी में से हमें एक आंसर चूज करना है। आगे बढ़ जाते हैं, सम्मित पे आते हैं। सम्मित चेक करते हैं सम्मित है कि नहीं है। सम्मित होने के लिए क्या होता है कि 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। क्या दिख रहा है कहीं पे? अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, दिख रहा है कहीं? नहीं है, तो सम्मित तो नहीं है भाई। तो यहां बोल रहा है सम्मित है, तो भाई ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और सम्मित क्योंकि नहीं है तो भाई तुल्यता भी नहीं होगा। तो सम्मित नहीं है के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी। खत्म यार, इसके अलावा तो मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आर स्वतुल्य है, संक्रामक है और परंतु सम्मित नहीं है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही है और ये संक्रामक भी होगा। चाहो तो ट्रैक चेक कर सकते हो, जैसे कि 1,2 2,2 तो फिर 1,2 बिल्कुल है। 1,3 3,2 तो 1,2 ये रहा 1,2 बिल्कुल सही है, संक्रामक हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन फलन से है बच्चे। यहां पर देखो क्या बोला जा रहा है कि fx बराबर क्या है मेरा 2 - 4x है, द्वारा परिभाषित फलन f r से r तक परिभाषित है। तो सही उत्तर बताना। अब मैं आपको एक यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करवा रहा हूँ बट एक शॉर्टकट भी बता रहा हूँ कि अगर आपके पास fx बराबर ax प्लस माइनस b यानी कि 2x प्लस 4 3x माइनस 3 इस तरह से 3x माइनस, मतलब समझ रहे हो ना आप, a और b की जगह कोई भी ऐसा नंबर आ जाएगा, यहाँ प्लस साइन हो चाहे माइनस साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ax प्लस b या b प्लस माइनस ax, ठीक है ना। यानी कि ये उल्टा भी हो सकता है, यानी कि जैसे 2 - 4x भी हो सकता है, 2 - 4x भी हो सकता है। इन दोनों ही स्थिति में यदि मेरा फलन r से r तक परिभाषित है तो फलन सदैव एकैकी और अच्छादक होगा। भाई ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना, डायरेक्ट टिक कर देना अगर आपको इस तरह की कंडीशन कभी भी मिलती है। यहाँ पे b 0 भी हो सकता है, यहाँ पे b जो है वो 0 भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ 2x 3x 4x 5x माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x, अगर इस तरह का भी कोई नंबर मिलता है तब भी हमारा ये आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे b का मान 0 भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। सो सदैव एकैकी और अच्छादक होगा, लेकिन a 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। a कुछ ना कुछ होना चाहिए, एकैकी और अच्छादक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा बच्चे, a जो होगा बच्चे यहाँ पर वो कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो सकता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि a जो है मेरा वो n होगा और b जो होगा बच्चे वो मेरा कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, z है ना, z मतलब कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप b को कुछ भी रख सकते हो यार, b का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको a को तो भाई नेचुरल नंबर रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 कुछ ऐसा होना चाहिए वहाँ पे, -1 2 3 4 भी चलेगा वहाँ पर, बस 0 नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना है ना। -1 2 3 4 भी चलेगा, हालांकि यहाँ पर मैंने साइन तो रख ही दिया है, बाकी तो ABCD तो 1 रह ही सकता है। चलो खैर आगे बढ़ जाते हैं। इस केस में हमारा भाई आंसर देखो 2 - 4x है, तो 2 - 4x ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, f r से r, तो आंसर होगा इसका एकैकी और अच्छादक, ये तो आंसर होगा। बाकी इसको चेक कर लेते हैं कैसे। तो fx1 बराबर fx2, ठीक है। अगर यदि करके करते ना अपन, यदि ये है तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 2 - 4x1 बराबर 2 - 4x2, 2 से 2 खत्म, -4 कट जाएगा, तो x1 बराबर x2 बचेगा आपके पास। और अगर x1 बराबर x2 आ गया है तो फलन क्या हो गया मेरा, एकैकी हो गया, फलन एकैकी है। अब अच्छादक प्रूफ करना है, अच्छादक प्रूफ करने के लिए y बराबर करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, y बराबर में ये लिख देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 2 - 4x। अब यहाँ से x का मान निकालो, तो ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 2 - y बटा 4। तो अब मुझे एक बात बता यार, y क्या है, y जो है वो रेंज मतलब यहाँ पर इसको बिलोंग करती है,
ठीक है। y क्या है बच्चे, y मतलब क्या, ये x के मान होते हैं, ये y के मान होंगे यहाँ पर। तो y जो होगा बच्चे वो कहाँ से मिलेगा मेरे को, कोडोमेन से मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, कोडोमेन से निकाला जाएगा, सह प्रांत से निकाला जाएगा y की वैल्यूज को। तो ये भी r में है, मतलब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखोगे उसका एक सह प्रतिबिंब यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि रियल नंबर मिलना है मुझको। रियल नंबर समझते हैं, वास्तविक संख्या। तो जितनी संख्याएं आप जानते हैं जो अवास्तविक ना हो, यानी आयोटा ना बन रहा हो, आयोटा मतलब अंडर रूट में माइनस नहीं बन रहा होना चाहिए, अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू, वर्गमूल के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बस इतना आपको याद रखना। अगर वर्गमूल के अंदर नेगेटिव वैल्यू यानी कि ऋणात्मक मान आ जाता है किसी भी संख्या का, तब उस केस में वह रियल वैल्यूज के अंदर नहीं आएगा और उस केस में वह आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ तो कोई अंडर रूट नहीं बन रहा, y के किसी भी मान के लिए आपको x यानी कि प्रांत में कुछ ना कुछ वैल्यू मिल ही जाने वाली है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यह आच्छादक भी है। ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ जाते हैं भाई, एक्स स्क्वायर, भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पे एक शॉर्टकट बता रहा हूं कि समघात के फलन, ठीक है, अगर f r से r तक परिभाषित है तो समघात जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 एक्सेट्रा, ठीक है ना, इस तरह के कोई भी फलन मिले और r से r तक परिभाषित है तो सदैव क्या होगा भाई, सदैव न एकैकी होगा ना आच्छादक होगा। क्या होगा, ना एकैकी ना आच्छादक। एकैकी नहीं होने का मतलब बहुएक होना, और आच्छादक ना होने का मतलब अंतःक्षेपी होना। तो ना एकैकी ना आच्छादक, ठीक है, ना एकैकी होगा ना आच्छादक होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चे आपके लिए, ध्यान रखिएगा इस बात को, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो यहाँ पर, कोई डाउट तो नहीं किसी प्रकार का, क्लैरिटी आ रही है बच्चों, यस पक्का। चलो सो यहाँ पर बढ़ जाते हैं, इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ कर लेते हैं यार, कोई टेंशन नहीं है। तो यदि fx1 बराबर fx2 रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चे x1 बराबर प्लस माइनस x2। और यहाँ से आप बता सकते हो कि यार x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं है ना। आप देख रहे हो कि x1 x2 के बराबर भी हो सकता है और माइनस x2 के बराबर भी हो सकता है, तो इस कारण से हम बोल देंगे x1 x2 के बराबर नहीं है, तो एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है, ठीक है, एकैकी नहीं है। तो भाई इतनी बात हो गई। आच्छादक के लिए क्या करेंगे हम, y बराबर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट y। और आपको पता है कि y क्या है मेरे, y में कोई भी रियल वैल्यूज रख सकता हूँ, मतलब y बराबर मैं -1 भी रख सकता हूँ, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट -1। तो भाई ये तो मेरी रियल वैल्यूज रही नहीं, ये तो रियल वैल्यूज रही नहीं है कि नहीं, मतलब कि y इज इक्वल टू -1 के लिए, ठीक है, मेरे पास x के अंदर कोई मान नहीं है, x के अंदर कोई मान नहीं है। तो अगर x का मेरे को y इक्वल टू y की किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए अगर x का कोई भी मान नहीं मिल रहा है तो यह आच्छादक भी नहीं है, ठीक है ना, आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा है मुझे मान, क्यों नहीं मिल रहा है मुझे मान, इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये बन गया इमेजिनरी, है ना, ये बन गया आपका, ये वास्तविक तो नहीं रहा, ये अवास्तविक बन गया। और हमारे पास x के अंदर क्या है, सब वास्तविक है, सिंपल प्रांत है ना, x मतलब प्रांत हमारा और y मतलब सह प्रांत। तो ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसीलिए ये आच्छादक नहीं होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया, ना एकैकी होगा ना आच्छादक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ना। शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई, मज़ा आया, पक्का श्योर हो, ठीक है यार। दोस्तों के साथ तुम शेयर ज़रूर करना है इस क्लास को अगर मज़ा आ रहा है तो, ठीक है ना। सभी दोस्तों को बता यार, महेंद्र सर आए हैं पढ़ाने यार, एकदम मतलब क्या यार, है ना, थोड़ा सा जोश वोश लेके आओ, सभी बच्चन लगा को यार, थोड़ा बोलो पढ़ाई वढ़ाई कर लो यार, हैं, 12th अच्छे से कर लोगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ लिख लोगे, माँ बाप का नाम रोशन करोगे, क्या चाहिए ज़िंदगी में। और हाँ, जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है आपके लिए, एटलीस्ट आप उनके लिए तो कुछ कर ही सकते हैं। तो भाई मेहनत कर लीजिए, आखिरी पड़ाव है ये 12th क्लास आपका। इस पड़ाव के बाद जो है ना आपकी ज़िंदगी निखर भी सकती है और बिखर भी सकती है, और वो दोनों की दोनों कड़ियाँ आपके हाथ में अभी से ही हैं, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम्स के 1 महीना पहले भी आपके पास यही फीलिंग हो जो आज है, तो आपकी बच्चे फिर जो है दिमाग आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। तो अभी समय है तो उसका यूटिलाइज करो, आपके साथ साथ अपने दोस्तों का भी यूटिलाइज करवाओ यार, उनको भी भेजो वीडियो को, बताओ कि यार पढ़ो, महेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, बहुत सही पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें कवर करवा देंगे, ठीक है। चलो
एक्स क्यूब। तो भैया ये है विषम घात, तो विषम घात का अगर फलन मिलता है मेरा, विषम घात फलन, तो विषम घात का फलन मिलता है जैसे एक्स क्यूब, एक्स की घात 5 या सिर्फ एक्स, है ना 1। तो इस तरह से अगर कोई भी फलन मिलता है और f r से r तक परिभाषित है तो सदैव एकैकी और आच्छादक होगा, सदैव एकैकी और आच्छादक होगा। बात समझ में आ रही? सदैव क्या होगा? एकैकी और आच्छादक। तो हम ऐसा फटाफट से सी पे टिक मार देंगे। अब भाई इसको कैसे होगा एकैकी आच्छादक, चलो देख लेते हैं भाई। तो fx1 बराबर fx2 करके रख लेते हैं अपन यहाँ पे, fx1 बराबर fx2। तो जैसे हमने ये पुट कर दिया बच्चे यहाँ पर, तो हमारे को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, x1 का क्यूब बराबर x2 का x3 का क्यूब, ठीक है, सॉरी x2 का क्यूब। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, x1 बराबर x2 मिल जाएगा, ठीक है ना, x1 बराबर x2 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा x1 बराबर x2? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैं फलनों की बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये 8 से आ रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके चलेगा, और ये ऊपर भी चलेगा, मतलब -1 -2 -3 भी रहेगा, पॉजिटिव भी रहेंगे, है ना, -1 ये 1, बीच में 0 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 3.6 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, r है ना। तो यहाँ पे रियल नंबर्स में कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, यहाँ पर भी सेम कहानी रहेगी, -1 0 1.5 2 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू यहाँ पे रहेगी, कोई भी वैल्यू यहाँ रहेगी, बस इमेजिनरी नहीं रहेगी यहाँ पर, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो जब यार -1 का क्यूब करेंगे ना, तो -1 के क्यूब रूट के मतलब -1 का क्यूब किसके बराबर होगा, ठीक है, -1 के ही बराबर होगा। यहाँ पर 0 का क्यूब यहीं मिलेगा, 1.5 का क्यूब जो 3.375 यहाँ रहेगा, 3.375। किसी भी एक नंबर की मेरे को दो वैल्यूज नहीं मिलेंगी यहाँ पर, -1.5 का -3.375 बनेगा आपका क्यूब। तो इस कारण से एक वैल्यू के लिए मेरे को एक ही आंसर मिलेगा, इसीलिए ये एकैकी कहलाएगा। समझ गए? एकैकी का मतलब यही होता है कि एक का एक के साथ ही कनेक्शन बनेगा, किस्मत कनेक्शन एक का एक के साथ ही बनेगा। समझ रहा मेरी बात? ठीक है, इसको अगर मैं और अच्छे से यहाँ बताऊँ तो यहाँ समझ लो क्या कह रहा हूँ, कि एक का कनेक्शन एक ही के साथ बनने वाला है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पे बनाते हैं भैया, मेरे पास माइनस का 1.5, माइनस का 1 0 1 1.5 2, इस तरह से। यहाँ पर मैंने बना दिया माइनस का 3.375, ठीक है। यहाँ पर मैंने बना दिया माइनस का 1.5, फिर यहाँ पे बना दिया माइनस का 1 0 1 2 3.375, ऐसे करके कोई भी नंबर रख सकता हो, 2.5 भी लिख सकता है, ऐसा कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो जब मैं क्यूब करता हूँ ना यार, क्यूब करता हूँ, तो इसका क्यूब मेरा इसके साथ एसोसिएट होगा, इसका क्यूब मेरा इसके साथ एसोसिएट होगा, समझ रहे हो। इसी तरह इसका क्यूब अगर मैं करता हूँ, मैं इसका क्यूब करता हूँ, तो भाई इसका क्यूब इसके साथ होगा, मतलब हर एक का वैल्यू एक ही के साथ कनेक्ट होगा, इसका क्यूब इसके साथ हो जाएगा। इसी तरह से अगर 1.75 करता हूँ, इसका क्यूब इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जिसका भी क्यूब करूंगा, मुझे यहाँ पर रियल नंबर्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू मिल ही जाने वाली है, और एक की एक ही वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव मिलेगा हमेशा, ये बात मुझे ध्यान रखनी है। तो इस केस में मेरा एकैकी फलन होगा। चलो भाई ये तो हो गई बात, ठीक है, एकैकी की। भाई आच्छादक कैसे होगा, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा x क्यूब, तो x बराबर हो जाएगा भाई मेरे पास y की घात 1/3, y की घात 1/3, हाँ या ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, यही होगा ना, या फिर यहाँ पे ऐसे ही लिख सकता हूँ, x क्यूब बराबर y। तो अब y क्या है बच्चे, y मेरा r के बराबर है, ठीक है। y क्या है मेरा, r, मतलब ये r में से, मतलब वास्तविक संख्याओं में से कुछ भी ले सकता हूँ, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है मेरा, उसमें से कुछ भी ले सकता हूँ y को मैं। तो जब मैंने y को कुछ भी लिया, मतलब मैंने y का अगर मैंने मान लीजिए -1 लिया, तो अगर y इज इक्वल टू -1 लिया मैंने, तो x क्यूब क्या बन जाएगा, x क्यूब क्या बन जाएगा, x क्यूब -1 के बराबर हो जाएगा। क्या x क्यूब -1 के बराबर हो सकता है? हाँ हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे पास वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर y की किसी भी मान के लिए यहाँ पर x में कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी, ठीक है। जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी मेरे पास हमेशा, और इस कारण से यह फलन मेरा आच्छादक भी होगा। यह फलन क्या होगा, आच्छादक भी होगा। क्लियर है?
और वर्गमूल वाला जो कहानी है, जो प्लस माइनस मैंने बताया था आपके पास आता है, वो वर्गमूल के अंदर ही वर्क करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्यूब के अंदर आप उसमें कंफ्यूज ना हो। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं, मॉड एक्स की बात करते हैं। और मॉड एक्स आपको पता है क्या कहानी होती है मॉड एक्स की, तो इसको मैं चित्रण से ही बता देता हूँ, ठीक है, चित्रण से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एफ आर से आर तक परिभाषित है और मॉड एक्स, तो ये हमेशा ना एकैकी होता है ना आच्छादक, इसमें डायरेक्ट ऐसे टिक कर देना। अगर ये आपको दे के रखा हुआ है फलन और ये दे के रखा है तो डायरेक्ट यही कर देना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनो यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि यार ये -3 है, -2 है, -1 है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पर भी लिख देते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो जब आप बच्चे यहाँ पर x रखते हो तो यहाँ पर मॉड x मिलता है आपको, ठीक है ना, fx बराबर मॉड x मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया फलन, इस तरह से संक्रिया लगती है। तो जब आपने x की वैल्यू -3 दी तो आपको वैल्यू मिलती है 3, जब आपने +3 दी तब भी आपको 3 मिलती है। तो ये एकैकी रहा ही नहीं, ये रहा बहुएकी, ठीक है। जब आपने -2 वैल्यू दी तो आपको 2 मिला, जब आपने +2 दिया तब भी 2 मिला, जब आपने -1 दिया तब भी 1 मिला, जब आपने +1 दिया तब भी 1 मिला, जब 0 दिया तो 0 मिला। तो अब हुआ क्या, इससे हुआ ये कि भाई पहली बात तो ये पता चल गया कि ये तो बहुएकी बन गया, पहली बात तो ये पता चल गया कि ये क्या बन गया भाई, ये बहुएकी है ना, बहुएक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक ही बन रहा है ना, देखो डबल डबल बन रहा है। और दूसरी बात और अंतःक्षेपीय, क्यों, क्योंकि भाई इतना वाला पार्ट तो कभी आएगा ही नहीं। और हमारा रेंज आच्छादक के लिए क्या होती है डेफिनेशन आच्छादक की, कि हमारा ये पूरा का पूरा कवर होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए फलन होने के लिए, ये भी कवर होना चाहिए, तभी मेरी जो परिसर है और जो मेरा सह प्रांत है वो बराबर हो पाएंगे। तो क्योंकि भाई ये बराबर ही नहीं हो पाएंगे कभी भी, मतलब ये दोनों बराबर ही नहीं हो पाएंगे, निगेटिव वैल्यू कभी ले ही नहीं पाऊंगा मैं, तो ये आच्छादक होगा ही नहीं। तो ये आच्छादक नहीं मतलब अंतःक्षेपीय है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम इसको, बहुएक को क्या बोलेंगे, ना एकैकी और ना आच्छादक। तो ये दो तरीके से लिखा जाता है, एकैकी भी नहीं है ना आच्छादक है, तो मैनी वन इंटू इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मैनी वन इंटू, इसको बोलेंगे मैनी वन, इसको बोलेंगे इंटू, और ना एकैकी है ना आच्छादक है। तो यहाँ मैनी वन इंटू नहीं लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा नॉट 1 1 नॉट ऑन 2, ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है। तो आई होप बच्चे कि यार यहाँ पर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। इसके अलावा द्विधारी संक्रियाओं के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं, लेकिन इस साल आपके सिलेबस में ही नहीं है वो, तो ये आपके लिए बड़ी कमाल की बात हो गई। इसके अलावा इन्वर्स और संयोजन, फलन का संयोजन भी नहीं है यार आपके सिलेबस में, तो इसीलिए वो मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सभी दोस्तों के साथ यार एक बार शेयर कर देना ताकि उनको भी मज़ा आ जाए आज की क्लास में। बहुत सारे मैंने छोटे छोटे से पॉइंटर्स ऐसे दिए हैं जिससे आप देखते से ही यार उड़ा सकते हो क्वेश्चन को। क्लियर हो रही बात कि नहीं, समझ में आ गई बात? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी दोस्तों के साथ कर दो शेयर, और डिस्क्रिप्शन में मैंने देके रखा हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना, इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।